नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में फिजिक्स की बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने पिछली क्लास में निर्देशांक रूपांतरण की बात कर ली थी। आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण, एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियन, जिन्होंने निर्देशांकों के रूपांतरण से संबंधित इक्वेशन दी है, जिसको गैलीलियन रूपांतरण कहा जाता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? गैलीलियन रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण हमने जिक्र किया था जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। ऐसा निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित रहता है, F इक्वल टू 0 पर A इक्वल टू 0 रहता है, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो F इक्वल टू 0 पर A इक्वल टू यदि 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू यदि 0 है, तो वो सिस्टम कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कोई भी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मध्य यदि कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसे गैलीलियन का रूपांतरण कहा जाता है। हम बात करें किन्हीं, या हम बोले किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो दोनों ही सिस्टम कैसे होने चाहिए हमारे लिए? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। जड़त्वीय के लिए कंडीशन है F इक्वल टू 0 पर A इक्वल टू 0 होना, उसको हम बोलते हैं गैलीलियन का रूपांतरण। दोनों ही निर्देश तंत्र जड़त्वीय होना आवश्यक है, या हम बोले एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण करना गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। तो दोनों के लिए कंडीशन हो गई, जड़त्वीय का जड़त्वीय में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ही गैलीलियन रूपांतरण कहलाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। स्थिति के रूपांतरण की हम बात करें, सबसे पहले स्थिति का रूपांतरण कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं। एक सिस्टम है ये वाला अपने, जिसको हम बोले, ये है एक सिस्टम है जिसमें ये एक्स अक्ष है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका ओ पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है फिलहाल एक्स वाई जेड है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और यहाँ से जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर। ये सिस्टम है जिसका नाम है एस।
हम कहें इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा सिस्टम और एक दूसरा सिस्टम है कि ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, इस इसका नाम है एस डैश, नाम इसका एस डैश सिस्टम है। और इसमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। यहाँ से जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर डैश वेक्टर। हम कहें ये एस के रेस्पेक्ट में सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी वेलोसिटी के साथ में है, तो हम कहें यहाँ से ओ से ओ डैश के मध्य का जो पोजीशन वेक्टर है वो वी टी है, कितना है, वी टी वेक्टर है। तो ओ डैश पी एक ट्राइंगल शेप को बता रहा है। इसमें हम कहें ये एस निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, दोनों ही जड़त्वीय, ध्यान रखना एस भी जड़त्वीय है और ये एस डैश भी जड़त्वीय है। तो इस एस माना कि एक एस निर्देश तंत्र में स्थित पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड है। समय के कोऑर्डिनेट की बात करें तो टी कोऑर्डिनेट को बताएगा, जिसमें इस पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। स्थिति सदिश हम बात करें तो ये आर है, स्थिति सदिश इसका आर है, ध्यान रखना आर डैश नहीं आर वेक्टर है, स्थिति सदिश आर वेक्टर है। इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग कैपिटल वी से गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र में पी बिंदु के निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश है। और इस पी बिंदु का ओ डैश के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है तथा इस ओ व ओ डैश के मध्य का स्थिति सदिश वीटी वेक्टर है। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल शेप बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ओ डैश पी से, हम वही बात कर रहे हैं, त्रिभुज नियम लगा रहे हैं, सदिश योग को बता रहा है। ये एक त्रिभुज है जिसमें एक ये वाली जो अक्ष है ये वीटी वेक्टर को बता रही है, ये वाली आर डैश को, और ये वाली आर वेक्टर को बता रही है। तो हम कहें कि ये जो ओपी वेक्टर है ये बराबर है अपने पास में ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। ओपी वेक्टर इक्वल टू है आर वेक्टर, ओ डैश वेक्टर है अपने पास वी टी वेक्टर, वी वेलोसिटी है, प्लस ओ डैश पी है अपने पास आर डैश वेक्टर। तुम कहें आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोले इक्वेशन 1 है। ये जो समीकरण 1 है ये समीकरण 1 स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो क्या बोलते हैं, पोजीशन का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन 1 है को स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता। इसको क्या बोलेंगे, स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण करेंगे। याद रखना आगे हमारे काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। हम बात करें कोऑर्डिनेट के लिए निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या हो, तो हम जानते हैं कि स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और
आर डैश वेक्टर इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। ये होता है आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। ऐसे ही आर डैश वेक्टर बराबर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप है। हम बात करें ये वेलोसिटी v है, कैपिटल V, ये सापेक्ष वेग है, रिलेटिविटी वेलोसिटी है। सापेक्ष वेग v के भी हम पार्ट की बात करें, पार्शल है, कि हम घटकों की बात करें तो इसके जो फैक्टर है vx आई कैप की दिशा में, मतलब x की दिशा में, y की दिशा में, z की दिशा में vx vy और vz होंगे। तो हम कहें वेग कैपिटल V के x y z अक्षों के अनुदिश घटक क्रमशः vx vy vz हो तो x के रेस्पेक्ट में vx है, y के रेस्पेक्ट में vy है और z के रेस्पेक्ट में vz है। तो हम बोल सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप। ये हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि ये इन दोनों को मिला के इक्वेशन 2 कह दें और इसको 3 कह दें। ये अपने पास में है v के वैल्यू है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये सापेक्ष वेग है, रिलेटिविटी वेलोसिटी है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये वेग है। तो हम इस आर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू और इस वी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। आर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू और वी की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कहें इक्वेशन 2 एंड 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने, 1 में पुट कर दिया हम। तो हमारे पास आर डैश है एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी टी है। वी की वैल्यू है अपने पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप और मल्टीप्लाई में है टी। चाहे तुम शॉर्ट फॉर्मेट के अनुसार बात करें, इक्वेशन 4 बोल दें। ये इक्वेशन 4 है, इसमें एलएचएस से और इसके आरएचएस से हम आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंटों की तुलना कर लें, गुणांकों की तुलना कर लें। मल्टीप्लिकेशन जो कॉफिशिएंट है, इधर आई कैप का मल्टीप्लिकेशन कॉफिशिएंट है एक्स डैश, इधर है एक्स और इधर है वी एक्स और टी है, ये इनके गुणांक हैं। तो हम कहें आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर के गुणांकों की तुलना करना है तो हमारे पास में इधर देखो इसका कोफिशिएंट आएगा एक्स डैश, इधर है अपने पास एक्स माइनस वी एक्स टी। एलएचएस में बाईं ओर आई कैप का गुणांक है एक्स डैश, इधर आरएचएस में आई कैप का गुणांक एक्स है और माइनस वी एक्स और टी है। ऐसे ही वाई डैश
वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। ये इक्वेशन आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 5 बोल। ये जो इक्वेशन 5 है ये निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ये कोऑर्डिनेट के लिए, जबकि हमने इक्वेशन 1 की बात करें तो वो पोजीशन का कहलाता है। हम कहें इक्वेशन 5 निर्देशांक के लिए, कोऑर्डिनेट निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हम बात करें, यदि हमारा कण केवल एक्स एक्स के अनुदिश मोमेंट करे, जो पी पॉइंट है उसको हम कहें कि कोई भी पी पॉइंट पर एक एम द्रव्यमान का कण है और वो केवल एक्स डायरेक्शन में मोमेंट करेगा, तो हम कह सकते हैं वी वाई और वी जेड की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम कहें जब कण केवल एक्स अक्ष की ओर गति करता है, तो वी वाई इक्वल टू वी जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 5 से हम बोल सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, जिसको भी हम बोल सकते हैं एक्स माइनस वी टी, क्योंकि वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इस समय, वी हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन को बता रहा है, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड। और गैलीलियो ने ये भी कहा है कि कोऑर्डिनेट, जो टाइम वाला कोऑर्डिनेट है वो भी नहीं बदलता, समय का कोऑर्डिनेट भी नहीं बदलता। तो इन्होंने ये भी कहा है कि टी डैश इक्वल टू टी होता है। ये ऐसे ही हम बात करें y के रेस्पेक्ट में, यदि y के रेस्पेक्ट में मोमेंट करेगा तो vx और vz की वैल्यू 0 होगी। तो ये आएगा अपने पास x डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी टी, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी होगा। तो ये इक्वेशन गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, आसान है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये। और हमने इक्वेशन 1 की बात की थी तो वो था अपने पास में स्थिति का, पोजीशन का कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, वेग का वेग का रूपांतरण, सेकंड पॉइंट पे बात। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी देखा, इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 1 पोजीशन के लिए था। उसी इक्वेशन 1 का टी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, तो हम कहें इक्वेशन 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी, और ये अपने पास वी टी है।
ध्यान रहे v कांस्टेंट है, ये नियत वेलोसिटी को बताता है। कैपिटल v कांस्टेंट होता है। हम कहें डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस, इसको हम कहें v कांस्टेंट है तो डी टी अपॉन डी टी, और ये माइनस t कांस्टेंट रखोगे तो डी वी अपॉन डी टी। हम कहें इसको तो बोले v डैश वेक्टर, इसको बोले v वेक्टर, और इसको बोले कैपिटल V वेक्टर। इक्वेशन 6 बोल दें इसको। v वेक्टर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो dv अपॉन dt जीरो है, तो ये अपने पास dt अपॉन dt 1 हो गया, ये v हो गया, इसको v स्मॉल v बोलेंगे, इसको स्मॉल v डैश बोलेंगे, तो ये अपने पास v डैश इक्वल टू स्मॉल v माइनस कैपिटल V। इक्वेशन 6 है, ये वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन 6 वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। याद हो जाएगा, आसान है। एक स्मॉल v है जो ये कोऑर्डिनेट के वेलोसिटी को बताता है, v डैश एस डैश में, v s में, और ये जो कैपिटल V है ये एक दूसरे के रिलेटिविटी वेलोसिटी है, सापेक्ष वेग को बताता है। तो ये है वेग का गैलीलियन रूपांतरण। फिर बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे त्वरण का रूपांतरण। एसिलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। त्वरण का रूपांतरण, हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है तो हम आसानी से त्वरण का रूपांतरण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास में इक्वेशन 6 है, तो इक्वेशन 6 का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, ये हो जाएगा अपने पास डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी कैपिटल वी। हम कहें इसको तो कहें ए डैश वेक्टर, ये कहें ए वेक्टर, और ये जीरो हो जाएगा अपने। इक्वेशन 7 हम बोल सकते हैं कैपिटल V इक्वल टू कांस्टेंट, नियत है, और नियत का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, अवकलन जीरो होता है, तो ये इक्वेशन 7 आ गया। ये इक्वेशन 7 है त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण। ये कह रहा है कि त्वरण नहीं बदल रहा है जबकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हमारे पास में हमने इक्वेशन 1 देखा था तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, पर ये एसिलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण। इक्वेशन 7 त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इसे त्वरण की निश्चरता का, से त्वरण की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण
समीकरण भी कहा जाता है। को त्वरण की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी कहा जाता है। तो ये है अपने पास त्वरण की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, बल का रूपांतरण। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहा भी इक्वेशन निकाली थी, ए डैश इक्वल टू ए, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, उसे दोनों ओर m से मल्टीप्लाई कर लें। इक्वेशन 7 को दोनों ओर कण के द्रव्यमान मास m से गुणा करने पर m ए डैश वेक्टर इक्वल टू m ए वेक्टर, m ए डैश वेक्टर इक्वल टू m ए वेक्टर हो गया। m ए डैश न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार ये कहलाएगा अपने पास f डैश, और ये कहलाए अपने पास f का मतलब f डैश इक्वल टू f कहलाएगा इक्वेशन 8 है। ये f भी नहीं बदल रहा है, बल भी नहीं बदल रहा, इसको बोलते हैं बल का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो इक्वेशन 8 को बल का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। इसको बल की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी कहा जाता है। तो ये अपने पास में गैलीलियन रूपांतरण के 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं विस्थापन के लिए। तो विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है? विस्थापन का गैलीलियन का रूपांतरण, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हम कहें कि ये एक सिस्टम है एस, एक्स डैश सॉरी एक्स वाई जेड, और ये ओ बिंदु है। यहाँ पर एक पॉइंट है पी का, यहाँ से पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, यहाँ से तो यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, पी से कहाँ पहुँचा दिया, इसको क्यू तक पहुँचा दिया, क्यू तक। ये जो डिस्टेंस है ये है अपने पास डी, डिस्प्लेसमेंट है डी वेक्टर। तो हम कहें माना कि किसी ऐसे निर्देश तंत्र में स्थित पी बिंदु का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, तथा इसे जब p से q पर पहुंचा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं d वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो आपको समझ में आना चाहिए, कोई एक ट्राइंगल बन रहा है OPQ, ये जो OQ वेक्टर है ये एंटी डायरेक्शन में है, जबकि O से P, P से Q एक ही डायरेक्शन में है।
वही सदिश योग का त्रिभुज नियम, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त करती है तो इनके विपरीत क्रम का ये जो तीसरी भुजा है ये इन दोनों के परिणामी को या योग को व्यक्त करती है। तो हम बोल सकते हैं डी डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको हम बोल दें इक्वेशन अपने पास 9 है। अब हमने कहा इस एस के सापेक्ष कैपिटल वी वेलोसिटी के साथ, ये एस है, इसी के सापेक्ष एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहें एस डैश है और वो कैपिटल वी वेलोसिटी के साथ है, ये वाला, ये ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ये यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है पी के लिए R1 डैश वेक्टर, जबकि यहाँ से Q का है R2 डैश वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं डी डैश वेक्टर है। बाकी वैसे तो हमारे को समझ में आ रहा है भाई पी से क्यू है, वो चाहे एस में हो चाहे एस डैश में हो, वो तो इतनी डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो हम कहें इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग कैपिटल वी से गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र में पी तथा क्यू बिंदु के स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 डैश वेक्टर है। R1 डैश वेक्टर और R2 डैश वेक्टर है। अतः डी डैश इक्वल टू हम बोल सकते हैं R2 डैश वेक्टर माइनस R1 डैश वेक्टर, ये इक्वेशन 10 है। हम कहें पोजीशन के लिए ये R1 R2 R1 डैश R2 डैश ये स्थिति को बता रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं, और हमने पोजीशन के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो हम कहें स्थिति के गैलीलियन समीकरण से, इसकी बात करें हम स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की बात करें, हम जानते हैं स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण होता है R डैश इक्वल टू R वेक्टर माइनस VT वेक्टर। बोले इसको R डैश वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस VT वेक्टर। ये इसका मतलब हम कहें R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस VT, R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। ये है R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू 10 में पुट कर दें, R1 डैश व R2 डैश का मान इक्वेशन 10 में रख दिया, में पुट किया तो अपने पास में डी डैश वेक्टर इक्वल टू आ गया R2 वेक्टर माइनस VT वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस VT वेक्टर। डी डैश वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस VT माइनस R1 वेक्टर प्लस VT। VT से VT कैंसिल हो गया, डी डैश वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 माइनस R1 इक्वेशन 9 के अनुसार, इक्वेशन 9 से हम बोल सकते हैं डी डैश इक्वल टू डी। ये जो हमारे पास में इक्वेशन आया 11, ये इक्वेशन 11 विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन 11 विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट गैलीलियन समीकरण कहलाता है।
इसे विस्थापन की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी बोलते हैं। इसे विस्थापन की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी कहा जाता है। विस्थापन की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी इसे कहा जाता है। तो ये विस्थापन की निश्चरता का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अब हम बात करें इस गैलीलियन रूपांतरण में संवेग तो बदलता है परंतु संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण निकाल लिया, वेग का गैलीलियन रूपांतरण निकाल लिया, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण निकाल लिया, बल का गैलीलियन रूपांतरण निकाल लिया और हमने विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे, संवेग संरक्षण। मोमेंट कंजर्वेशन। संवेग संरक्षण, मोमेंट कंजर्वेशन की बात करें, संवेग का संरक्षण कैसे हो। हम बात करते हैं कि एक कोई एस सिस्टम है, इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ इसकी एक प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है m2 मास के पार्टिकल से जिसकी वेलोसिटी है u2 वेक्टर। टक्कर हुई प्लास प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलाइजन, प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें m1 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी बदलकर हो गई v1 और इसे m2 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2। वेलोसिटी चेंज हो गई है। ऐसी टक्कर जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है उसे हम प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। तो इसमें m1 मास का पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी है u1, m2 मास का पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी है u2। ये प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो हम बोल सकते हैं माना कि किसी ऐसे निर्देश तंत्र में m1 व m2 द्रव्यमान के दो कणों का प्रत्यास्थ टक्कर से पूर्व वेग क्रमशः u1 डैश और u1 व u2 वेक्टर है तथा प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है। तो हम संवेग संरक्षण सिद्धांत से तो हम कहें एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण सिद्धांत से कहीं भी एक कंजर्वेशन लो आ जाए, इसका मतलब टक्कर से पूर्व एक कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो टक्कर से पूर्व m1 मास का मोमेंट होगा m1 u1, m2 वाले का होगा m2 u2, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल संवेग हो गया। ऐसे ही टक्कर के बाद होगा m1 v1 और प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो अपने पास में हम बोल सकते हैं टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल
टक्कर से पूर्व कुल संवेग है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 1 संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बता रहा है। इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र में ये m1 मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी प्रत्यास्थ टक्कर से पूर्व तो u1 डैश प्लस ये m2 मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी u2 डैश टक्कर से पूर्व, और ये टक्कर के बाद m1 इसकी वेलोसिटी तो हो जाती है v1 डैश और m2 वाले की हो जाती है v2 डैश। कोई प्रत्यास्थ टक्कर। इसे एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र में m1 व m2 द्रव्यमान के इन कणों का प्रत्यास्थ टक्कर से पूर्व वेग क्रमशः u1 डैश व u2 डैश है तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः v1 डैश व v2 डैश हो जाता है। तो वही संवेग संरक्षण सिद्धांत से एस डैश निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से कोई m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश लिखा जा सकता है। को हम कहें इक्वेशन 2 है। हम कह रहे हैं हमारे पास चार वेलोसिटी है u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश, ऐसे ही u1 u2 v1 और v2 है अपने पास में। तो हम कहें वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण अपने पास v डैश इक्वल टू v माइनस कैपिटल वी। ये इसका मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास तो चार वेलोसिटी है, तो हम कहें u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस कैपिटल वी, u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस कैपिटल वी, v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस कैपिटल वी और v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस कैपिटल वी। ये वेलोसिटी अपने पास, इसको हमने 3 नंबर का 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इनको कहाँ पुट कर दिया, 2 में पुट कर दिया। m1 u1 की वैल्यू अपने पास u1 डैश की सॉरी u1 माइनस कैपिटल वी प्लस m2 u2 डैश की वैल्यू है u2 माइनस कैपिटल वी इक्वल टू m1 v1 माइनस कैपिटल वी प्लस
m2 और ये हो जाएगा आपके पास v2 माइनस कैपिटल V। मल्टीप्लाई कर दें हम m1 u1 माइनस m1 कैपिटल V प्लस m2 u2 माइनस m2 कैपिटल V इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 कैपिटल V प्लस m2 u2 सॉरी v2 और ये माइनस m2 कैपिटल V। ये m1 कैपिटल V से m1 कैपिटल V कैंसिल, m2 कैपिटल V से m2 कैपिटल V कैंसिल। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन कहें इसको 4। ये देखो इक्वेशन जो 4 है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षण सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम कहें इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन 1 के बराबर है। अतः गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रहे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, गैलीलियन रूपांतरण के लिए सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग परिवर्तित होता है परंतु संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। तो ये अपने पास में इस प्रकार का ये संवेग संरक्षण सिद्धांत तो नहीं बदल रहा है। समीकरण 4 की वैल्यू 1 के समान आ रही है परंतु मोमेंट बदल रहा है। देखो m1 u1 से m1 v1 हो गया तो चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब मोमेंट चेंज हो गया, और मोमेंट कंजर्वेशन लॉ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं बदलने वाला। एक और बच रहा अपने पास गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा के संरक्षण का, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। धन्यवाद।